सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज की ताजा खबर के इस नए एपिसोड में मैं श्रुति आप सबका स्वागत करती हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं ग्लोबल इकोनॉमी के न्यूज के साथ। तो आई नो वॉर रिलेटेड न्यूज काफी ज्यादा रिकरिंग बेसिस पे यहाँ पे आ रही है, एंड बिकॉज स्टॉक मार्केट में भी उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हो रहा है, इसलिए मैं बस एक जस्ट ब्रीफ यहाँ पे कवर कर रही हूँ रिगार्डिंग द वॉर का अपडेट। सो यहाँ पे ईरान ने जो है वो सीज फायर प्रपोजल जो किया था यूएस ने, वो रिजेक्ट किया है। तो एज पर द न्यूज यूएस एंड इसराइल उन्होंने जैसे ये सारे अटैक्स करना चालू किया था 28 फरवरी के बाद। तो उसके बाद जो सुप्रीम लीडर थे ईरान के, उनकी वहां पे डेथ हो गई। उसके बाद अभी उनके जो बेटे हैं मोज्तबा खमीनी, उन्होंने यहाँ पे एज अ न्यू सुप्रीम लीडर जो ओवरऑल टेक ओवर किया है पोजीशन। एंड अकॉर्डिंग टू द न्यूज, ईरान के जो यही न्यू सुप्रीम लीडर है, उन्होंने ये प्रपोजल जो है फॉर रिड्यूसिंग टेंशन और सीज फायर जो यूएस ने किए थे वो यहाँ पे रिजेक्ट किए गए हैं, ऐसे न्यूज है। एंड ऑल्सो ये उन्होंने कन्वे भी किया है टू तेहरान थ्रू टू इंटरमीडिएट कंट्रीज। एंड उन्होंने उनका क्लियरली ये स्टांस बताया है कि दिस इज अ वेरी टफ एंड सीरियस बिजनेस, ऐसा उन्होंने कहा है थ्रू एन सीनियर इरानियन ऑफिशियल। ऑल्सो ये डिक्लेयर्ड कि दिस इज नॉट राइट टाइम फॉर पीस, एंड उनकी जो भी कंडीशंस है वो यूएस एंड इजराइल को माननी पड़ेगी, एंड दे शुड बी ब्रॉट टू देयर नीज, एक्सेप्ट डिफिट एंड पे कंपनसेशन, ऐसे भी उन्होंने यहाँ पे स्टेटमेंट पास किया है। ऑल्दो मीडिया ने अब तक इनकी इमेज नहीं देखी है, बट ये जो स्टेटमेंट्स है वो एक ईरानियन ऑफिशियल्स के थ्रू उन्होंने यहाँ पे बताया है। एंड इसराइल ने भी यहाँ पे कंफर्म किया है कि दे किल्ड जो ईरानियन सिक्योरिटी के चीफ है उनको, एंड हु इज काइंड ऑफ क्लोज टू द खमनी साइड। तो लॉट ऑफ थिंग्स आर स्टिल गोइंग ऑन, बट यस जो इंटेंशन जो इंटेंसिटी है ओवरऑल अटैक्स की वो थोड़ी सी यहाँ पे कम होती हुई दिख रही है, बट स्टिल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी बंद ही है। एंड बिकॉज ऑफ विच हम सबको ही पता है कि ऑयल का जो प्राइस है उस पर डेफिनेटली यहाँ पे इम्पैक्ट हो रहा है, दो इट हैज नाउ स्टार्टेड इम्पैक्टिंग अदर प्रोडक्ट्स ऑल्सो। एलपीजी तो है ही, बट हीलियम वगैरह के भी यहाँ पे उसमें भी इम्पैक्ट हो रहा था, प्लस एलपीजी की वजह से आगे भी मैं बाद में एक न्यूज स्टॉक स्पेसिफिक कवर करूंगी, बट फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में भी यहाँ पे थोड़ा सा इम्पैक्ट हो रहा है बिकॉज एलपीजी का शॉर्टेज नाउ वी आर starting to see in commercial production also. Also, after this news, oil की prices again now they started picking up. Brent crude जो था already $100 का, उसने जो बार यहाँ पे क्रॉस कर दिया है। तो लेट्स सी अभी और आगे क्या होता है। अभी आते हैं इंडिया स्पेसिफिक इकोनॉमी के न्यूज पे। तो इंडिया एंड यूएस का जो ट्रेड डील साइन होने वाला था वो थोड़ा सा यहाँ पे डेफर कर दिया गया है उसका फाइनलाइजेशन, बिकॉज यूएस के एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसा कहा है कि जो न्यू यहाँ पे टैरिफ यूएस का फ्रेमवर्क बना रहा है उसके बाद ही ये डील साइन होगा। सो बेसिकली ओरिजिनली डील वाज सपोज टू साइन मार्च में ही, बट जो यूएस सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आया है ऑन जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स थे जो उन्होंने रिमूव किए हैं, जो ओवरऑल मिस्टर ट्रम्प इन्होंने लगाए थे जो उन्होंने रिमूव किए हैं, एंड आफ्टरवर्ड्स यूएस ने 10% टैरिफ लगाया है अंडर सेक्शन 122 ऑफ ट्रेड एक्ट 1974 ऑन सर्टन प्रोडक्ट्स फ्रॉम ऑल कंट्रीज। तो इसके ही चलते इंडिया एंड यूएस ने जो अग्री किया था फरवरी में ओवरऑल फ्रेमवर्क टू रिड्यूस अ पेनल्टी टैरिफ फ्रॉम 25% टू 18% ऑन इंडिया के एक्सपोर्ट्स, वो यहाँ पे थोड़ा सा डेफर किया है उसका फाइनलाइजेशन, क्योंकि जो ओवरऑल रेसिप्रोकल टैरिफ्स जो ओरिजिनली लगाए थे वो ही सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे निकाल दिए गए हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली जो मार्च की डील साइन की डेडलाइन थी वो अभी नहीं रही है। एंड दैट्स व्हाई यूएस का जो एडमिनिस्ट्रेशन है इट इज नाउ कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया under section 301 of for structural excess capacity and forced labor in manufacturing, and ऐसा नोटिफिकेशन इंडिया को भी मिला है, दो वी आर स्टिल रिव्यूइंग उसमें जो भी लिखा है। एंड बिकॉज ऑफ दैट जो डील फाइनलाइजेशन है बिटवीन इंडिया और यूएस वो फॉर नाउ तो भी पोस्टपोन किया गया है, एंड इट विल हैपन वंस न्यू टैरिफ का फ्रेमवर्क
फ्रेमवर्क यूएस यहाँ पे अगेन डालेगा उसके बाद ही। देन नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू एनर्जी मिटिगेशन फ्रेमवर्क। सो जो एक पार्लियामेंट्री पैनल है, उन्होंने कल यानी कि ट्यूसडे को डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स को कुछ सजेशंस दी है टू डेवलप अ स्ट्रेटेजिक एनर्जी मिटिगेशन फ्रेमवर्क। क्योंकि जो अभी ऑयल की वजह से ओवरऑल इकोनॉमी पे स्ट्रेन आ रहा है, राइट, रिजर्व्स फॉरेन फॉरेक्स जो रिजर्व्स है उस पर स्ट्रेन आ रहा है, बिकॉज ऑफ विच इंडिया का ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ और इन्फ्लेशन दोनों यहाँ पे इम्पैक्ट हो सकते हैं। उसका ही लॉन्ग टर्म में स्टेबिलिटी के लिए ये फ्रेमवर्क इन्होंने यहाँ पे सजेस्ट किया गया है। सो ये एज पर दिस रिपोर्ट country is currently evolving and critical mineral rare earth elements ये सारे necessary है for mainly evolving sectors जैसे semiconductor, renewable energy, electric mobility, defense technology and development of alternative fuels। ये सारी चीजें are important and इसके लिए ही एक national strategy होनी चाहिए। Also ये पैनल ने ये भी रिकमेंड किया है that government should accelerate its effort to secure diversified supply chain for critical minerals such as lithium, cobalt, rare earth element and domestic exploration and processing भी यहाँ पे strongly level पे होना चाहिए। तो रेयर अर्थ के लिए तो आई थिंक ऑलरेडी गवर्नमेंट हैज लॉन्च अ स्कीम, तो उसके अंडर तो ये तो हो ही रहा है एट डोमेस्टिक लेवल। प्लस यस, काफी सारे यहाँ पे कॉन्वर्सेशंस आर आल्सो गोइंग ऑन विद कंट्रीज टू टाई अप। दो दैट पैनल हैज आल्सो रिकमेंडेड कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने यहाँ पे एक एफडीआई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी लाना चाहिए टू काउंटर ग्लोबल डाउनवर्ड ट्रेंड एंड टू इंश्योर कि इंडिया में जो है इट शुड बी अ प्रेफर्ड डेस्टिनेशन फॉर लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल कैपिटल। तो ओवरऑल एक पुश यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से अभी थोड़ा सा फ्रेमवर्क चेंज में भी दिख रहा है, जस्ट टू डाइवर्सिफाई इंडिया का ओवरऑल इंपोर्ट ऑफ ऑयल फ्रॉम गल्फ कंट्रीज। नाउ नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू इंडिया का ग्रोथ आउटलुक। सो currently because oil की prices are nearly $100 और almost 100 भी अभी क्रॉस हो ही चुका है पर बैरल, तो it is expected कि इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ है it could fall to 6.6% and inflation 4.1% से बढ़ेगा। This is according to SBI का रिसर्च डिपार्टमेंट। Also various stances are there, काफी सारे रिसर्च रिपोर्ट अलग अलग स्टांसेस यहाँ पे दे रहे हैं। समा से कि मे बी वॉर आगे जाके रुक जाएगा, like it's just a few weeks game or some are saying few months game, but nobody knows what will happen, but yes इसका definitely impact overall इंडिया के ग्रोथ पे तो होगा ही, क्योंकि जैसे कल ही डेफिसिट के भी जो नंबर्स आया है, दो इट वाज ऑफ फेब्रुवरी, बट उसमें भी एक कमेंट्री यही है कि डेफिसिट जो है मार्च के लिए बढ़ेगा अलॉन्ग विद द होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन ऑल्सो। तो अगेन कमेंट्रीज में जाए तो 100 एवरेज बैरल का प्राइस अगर होगा तो उसकी वजह से जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 0.7% टू 0.8% ऑफ जीडीपी से बढ़ के 1.9% टू 2.2% ऑफ जीडीपी होगा फॉर FY 26-27, ऐसे इकरा ने कहा है। एंड ये लेवल ऑलरेडी देखा गया था इन 2022 पोस्ट कोविड, सो वो लेवल पे अभी मे बी करंट डेफिसिट अगेन जा सकता है, ऐसे इन्होंने कमेंट्री दी है। दो अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट एडिशनली ये भी उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट का जो एडिशनल एक्सपेंडिचर है दैट कुड ऑल्सो राइज टू 3.6 ट्रिलियन रुपीज इन केस ऑयल $100 के बैरल के एवरेज रेट पे रहा तो। एंड ऑल्सो फर्टिलाइजर्स में भी यहाँ पे उनकी भी सब्सिडी है वो भी जाए, वो भी इंक्रीज होगी बाय 200 बिलियन रुपीज, तो जो कंपेंसेट करना पड़ेगा डेफिनेटली गवर्नमेंट को, तो वहां से भी एक स्ट्रेन यहाँ पे गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर पे आ सकता है। एंड ऑल्सो दे मेंशन कि गवर्नमेंट को यहाँ पे कॉम्पेंसेशन भी देना पड़ेगा टू ऑयल मार्केटिंग कंपनी जस्ट टू कीप पेट्रोल एंड डीजल की प्राइसेस लिटिल बिट स्टेबल एट डोमेस्टिक लेवल। तो ये सब की वजह से ये ओवरऑल जीडीपी पे इम्पैक्ट, सॉरी करंट डेफिसिट पे इम्पैक्ट आ सकता है, ऐसा इन्होंने कहा है। तो it totally depends on for how much longer time this war continues and उसका impact फिर इंडिया पे कैसा होता है, it is a wait and watch। अभी आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज पे। तो रिलायंस इंडस्ट्री की कुछ एक दो दिन पहले की ही ये न्यूज थी, तो आई जस्ट थॉट कि आई शुड जस्ट कवर इट अ बिट बिकॉज इट्स काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग न्यूज। तो रिलायंस ने यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म सप्लाई एंड परचेस अग्रीमेंट साइन किया है विद सैमसंग C&T कॉर्पोरेशन ऑफ साउथ कोरिया फॉर सप्लाई ऑफ ग्रीन अमोनिया
ओवर द पीरियड ऑफ 15 ईयर्स। तो 15 ईयर्स के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा एंड जो कमेंस होगा इन सेकेंड हाफ ऑफ FY 29। तो ये जो डील है वो ओवरऑल $3 बिलियन की डील है, तो अप्रॉक्स 27,000 करोड़, एंड इट इज मेकिंग वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बाइंडिंग लॉन्ग टर्म ग्रीन अमोनिया ऑफटेक अग्रीमेंट। सो जो ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट है वो मेनली यहाँ पे एंकर करेंगी धीरूभाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स जो जमुनानगर में होगी, एंड रिलायंस इंडस्ट्री वो बिल्ड करेगा। एंड टू एंड पूरा इंटीग्रेशन होगा फॉर न्यू एनर्जी प्लेटफॉर्म, एंड जिसकी ही वजह से रिन्यूएबल एनर्जी, जिसमें आएगा रिन्यूएबल एनर्जी का स्पैनिंग, देन स्टोरेज, ग्रीन हाइड्रोजन एंड डाउनस्ट्रीम ग्रीन फ्यूल्स। ऑल्सो इन हाउस ये मैन्युफैक्चरिंग करेंगे सोलर मॉड्यूल, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम एंड इलेक्ट्रोलाइजर्स का भी ये ओवरऑल प्रोजेक्ट में। एंड मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट आर सेइंग कि जियो का जो प्लेबुक है, जो ऑलरेडी जियो ने जैसे बस सिम कार्ड नहीं दिए, राइट, दे बिल्ड टावर, जो मोबाइल के टावर्स है वगैरह, फाइबर भी, टावर्स है वगैरह, फाइबर भी उन्होंने खुद के वहां पे बिछाए, देन दे ओन एंटायर टेलीकॉम का स्टैक, लाइक एंटायर वैल्यू चेन। तो वैसा ही सेम थिंग मे बी इन केस ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन भी हो सकता है, क्योंकि करंटली बिकॉज ऑफ ऑयल का जो ओवरऑल डिपेंडेंसी है वर्ल्ड का, तो बिकॉज ऑफ दिस वॉर वो एक नया एक बिग इशू बन गया है। वहां से मे बी रिन्यूएबल एनर्जीज में अभी कंपनीज ज्यादा जाना चाहेगी, एंड बिकॉज ऑफ दिस इशू वो डिपेंडेंस भी कम करना पड़ेगा कंपनीज को। तो उसके ही चलते ये एक इमर्जिंग जो थीम है ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन वो यहाँ पे उसमें नया एक्सपेंशन यहाँ पे कंपनीज करते हुए दिख रही है, स्पेशली रिलायंस हैज स्टार्टेड दैट। तो मोस्ट ऑफ द प्लेयर एनालिस्ट आर सेइंग कि सेम लाइक जियो, द ग्रीन हाइड्रोजन में भी कंपनी विल ओन द एंटायर वैल्यू चेन, बिकॉज जो प्योर हाइड्रोजन होता है वो हार्ड टू ट्रांसपोर्ट होता है, एंड उसको अगर ग्रीन अमोनिया में कन्वर्ट भी करना है तो इट इज काइंड ऑफ अ बॉटलनेक है, क्योंकि वो भी हार्ड टू कन्वर्ट है। तो दैट्स वाई एक मैसिव एक्सपोर्ट यहाँ पे पोटेंशियल भी रिलायंस के पास आएगा इन केस आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट। एंड ऑलरेडी दे सिक्योर 3 बिलियन का प्री ऑर्डर बिफोर जो जमुनानगर की फैसिलिटी है वो फुल्ली ऑपरेशनल भी नहीं हुई है, उसके पहले ही उन्होंने साउथ कोरिया से ये जो है ओवरऑल ऑर्डर यहाँ पे ली है। बिकॉज जो ग्रीन अमोनिया का जो ओवरऑल यहाँ पे बिजनेस है दैट इज अ लिटिल बिट कैपेक्स हैवी, एंड बिकॉज दे ऑलरेडी एक्सेप्टेड, दे ऑलरेडी सिक्योर्ड दिस 3 बिलियन का ऑर्डर, तो उन्होंने एक जो मैसिव कैपेक्स है उसको यहाँ पे थोड़ा सा डी रिस्क किया है, क्योंकि बैंक्स भी इजीली फिर थोड़ा सा लोन इनको देगी कंसिडरिंग दे ऑलरेडी हैव रेवेन्यू इन हैंड। एंड इसकी ही वजह से जो रिलायंस है वो एक्चुअली दोनों साइड से यहाँ पे द कंपनी कैन प्ले आउट, क्योंकि ऑलरेडी दे हैव ऑयल का सप्लाई, बट नाउ विद ग्रीन एनर्जी विच दे आर डूइंग, तो वहां से एक डाइवर्सिफिकेशन भी कंपनी के लिए एज सच हो जाएगा। तो यस, एक ऑयल टू टेलीकॉम जायंट टू ग्लोबल क्लीन एनर्जी वाला एक्सपोर्टर का ट्रांसफॉर्मेशन मे हैपन विद रिलायंस आफ्टर दिस एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट। तो वैसे तो देखा जाए तो रिलायंस, I know it's kind of a large cap, and it is a part of portfolio of lot of mutual funds also. हमारे भी like model portfolios जो है उनका भी ये part है। तो in case you want to check out our website, तो please do that. We have curated model portfolios. Stockometer भी है जो kind of एक DIY tool है for retail investors, and Fundometer भी है which gives information about mutual fund का overall buying, selling, and also उसके related rating too. तो if you want to check, then please explore our products, and ऑलरेडी वेबसाइट पे 65% ऑफ तो है ही, विद द कूपन कोड वर्ल्ड कप यू कैन यूज WORLDCUP, and if you want to see those model portfolios, so you can visit our website. So next is news related to alkyl amines. So because of ammonia shortage जो है from Iran war, तो कंपनी ने यहाँ पे प्रोडक्शन हॉल्ट किया है at 3 sites. So जो भी ओवरऑल वॉर चल रहा है उसकी वजह से भी ऑल नो कि LNG की जो सप्लाई चेन है वो तो डिस्टर्ब हो ही चुकी है, एंड LNG लगता है इन केस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। अमोनिया जो है वो एक की रॉ मटेरियल है कंपनी के लिए टू मैन्युफैक्चर their products, and because of non availability of ammonia जो alkyl amines है उन्होंने forced, the company has been forced to temporarily suspend production। उनकी जो 3 फैसिलिटी है पटलांगा,
उनकी जो 3 फैसिलिटी है वहां पे। ऑल्सो कंपनी ने ये जो इवेंट है उसका ये भी कहा है कि दे आर नॉट श्योर कब तक ये चलेगा। दैट्स व्हाई द कंपनी हैज कमेंटेड कि फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल इम्पैक्ट जो है इसका अभी तक एस्टिमेट नहीं कर पा रहे, बिकॉज कब तक रॉ मटेरियल का अवेलेबिलिटी नहीं होगा तब तक दे कैन स्टार्ट दोज प्रोडक्ट। एंड इसके ही चलते अनादर जो स्पेशलिटी केमिकल वाली कंपनी है बालाजी एमिन्स, उन्होंने भी सेम इंफॉर्मेशन दी है exchange board. Because of ammonia disruptions, they are also kind of rendered some plants as non-operational, and एक सेक्टर वाइड ही ये क्राइसिस हो रहा है। तो दो टेम्पररीली ये इंडस्ट्री वाइड डिसरप्शन है, बट नाउ वी कैन सी द इफेक्ट ऑफ दिस वॉर बियॉन्ड ओनली ऑयल एंड गैस। अभी अमोनिया जो है उसके केस में भी आ रहा है। लाइक आई सेड, कमर्शियल फूड्स रेस्टोरेंट्स चेंज में भी काफी ज्यादा वी आर सीइंग दैट इम्पैक्ट, एंड डेफिनेटली बाकी भी कुछ कुछ प्रोडक्ट्स जो है विच आर जो आते हैं फ्रॉम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, उसके लिए भी यहाँ पे इम्पैक्ट हो रहा है। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। आज की ताजा खबर के न्यूज के लिए तो इतना ही है, बट आई जस्ट थॉट कि समटाइम्स ऐसा होता है कि न्यूज काफी ज्यादा नहीं होती है, स्पेशली जब रिजल्ट्स नहीं होते। तो एट दैट टाइम, लाइक Gaurav sir already is doing knowledge section. Mandar is doing Believe It or Not. Srini also started book review, right? So I just thought कि maybe कुछ interesting facts I'll just share in between, क्योंकि बहुत सारी न्यूज तो होती नहीं है। तो मैं भी अभी थोड़ा बहुत एक इंटरेस्टिंग इकोनॉमिक यहाँ पे जो ओवरऑल सिनारियोज हुए थे पहले, उसके रिलेटेड आई शेयर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड उसका again, because economy has kind of impact on stock market also, so we can relate that. So just regarding the war thing only, because it is already going on, तो इंडिया का एक 1991 में इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था। सो वी ऑल नो, बिकॉज ऑफ सद्दाम हुसैन जो है उनकी वजह से एक गल्फ वॉर हुई थी स्टार्ट इन 1990, एंड बिकॉज ऑफ दैट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इराक एंड कुवैत, जो सिमिलर काइंड पे है जो अभी चल रहा है, तो सिमिलर लेवल पे तभी भी हुए थे। बट एट दैट टाइम इंडिया का जो डिपेंडेंस था, लाइक 70% ऑयल हम इम्पोर्ट ही करते थे, एंड ऑन ये दो नेशन पे ही मेजरली था फॉर क्रूड ऑयल। हालांकि जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस है वो तभी भी बढ़ी थी, एंड जिसकी वजह से इंडिया का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो तभी इम्बैलेंस हुआ था। दो एट दैट टाइम गवर्नमेंट जो थी वो डिफॉल्ट करने के एकदम लाइन पे ही थी, बिकॉज एट वी वर नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग इन 1990s। एंड जब एक जुलाई में भी रुपी में भी तभी भी एक डेप्रिसिएशन, शार्प डेप्रिसिएशन यहाँ पे दिखा, जिसकी वजह से जो ओवरऑल रिजर्व्स है हमारी गवर्नमेंट के वो कम हो गए थे। तो इसकी वजह से डबल यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा था, ऑयल की प्राइसेस भी बढ़ रही थी, प्लस फॉरेन जो करेंसी रिजर्व्स होते हैं वो भी कम हुए थे। तो उसके ही बाद फरवरी 1991 में जो चंद्रशेखर गवर्नमेंट है, उन्होंने उनको जो बजट है वो पास ही नहीं करते आया है। उसके बाद मूडीज ने जो है वो इंडिया का अगेन बॉन्ड की रेटिंग भी डाउनग्रेड की, एंड बिकॉज रेटिंग यहाँ पे डिक्लाइन हुई, तो उसकी वजह से एक अनसक्सेसफुल बजट भी रहा, प्लस बाकी भी चैलेंजेस कंट्री के लिए और बढ़ गए टू बोरो मनी फ्रॉम इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स टू, एंड इसकी वजह से और एडिशनल कंट्री की जो ओवरऑल इकोनॉमी है उस पर प्रेशर आया, क्योंकि ऑलरेडी पैसा है नहीं, एंड एडिशनली वी आर नॉट गेटिंग कैपिटल ऑल्सो। तो आईएमएफ ने भी है एट दैट टाइम इंडिया का जो लोन प्रोग्राम है वो सस्पेंड कर दिया था, वर्ल्ड बैंक ने भी असिस्टेंस देना बंद कर दिया था। तो बिकॉज ऑफ दिस गवर्नमेंट वॉज इनटू क्राइसिस, एंड इसकी वजह से उन्होंने एक ड्रास्टिक मेजर लिया टू अवॉइड डिफॉल्ट ऑन पेमेंट फॉर ऑयल। तो एट दैट टाइम गवर्नमेंट ने जो है वो प्लेज किया था अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ गोल्ड रिजर्व जो है इंडिया का टू बैंक ऑफ इंग्लैंड एंड यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड एज अ कोलैटरल, एंड वहां से उन्होंने फंड्स यहाँ पे रेज किए थे। तो जो कंट्री का गोल्ड है वो एक्टेड एज अ साइन ऑफ गवर्नमेंट का एकदम लिमिटेड ऑप्शन, बिकॉज गवर्नमेंट वॉज अनेबल टू मैनेज दैट क्राइसिस इफेक्टिवली। एंड उसके ही बाद जो वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ है उन्होंने एडिशनल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स यहाँ पे इम्पोज किए
इंडिया पे। एंड हम सबको पता है कि बाद में लिबरलाइजेशन हुआ, जो फॉरेन पार्टिसिपेशन है इन वेरियस सेक्टर 1991 में यहाँ पे अलाउ किए गए, इंक्लूडिंग स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस वगैरह वगैरह वगैरह। तो द क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज 1991 में ऑलरेडी इंडिया ने ऑयल का क्राइसिस वहां पे फेस किया था, बट एट दैट टाइम कंट्री एक ओपन इकोनॉमी नहीं थी, क्लोज इकोनॉमी थी, एंड गोल्ड एक्टेड एज अ सेवियर। तो उसके चलते यहाँ पे कंट्री तो मतलब तभी सरवाइव हो गई। बट अगर हम अभी के सिनारियोज देखें तो वी हैव सफिशिएंट फॉरेक्स रिजर्व्स, ऑलमोस्ट 11+ मंथ का यहाँ पे ऑयल का इम्पोर्ट हम कर सकते हैं, उतना फॉरेन करेंसी का रिजर्व है। एंड गवर्नमेंट इज ऑल्सो डूइंग लॉट ऑफ सब्सटीट्यूशन, कनाडा के रूट से वगैरह भी वो ला रहे हैं ऑयल, बट इट्स बिट एक्सपेंसिव, बट येस गवर्नमेंट इज टेकिंग मेजर्स। एंड ग्लोबल लेवल पे भी लाइक द फर्स्ट न्यूज राइट, यूएस अभी यूएस इज आस्किंग फॉर थोड़ा बहुत सीज फायर टू ईरान, तो मे बी कुछ हो सकता है, ऐसा भी लग रहा है। बट यस, गोल्ड एक्टेड एज अ सेवियर एट दैट टाइम, तो अभी भी गोल्ड we are not sure, maybe it will act as a savior or not, but growth slowdown भी हो सकता है या नहीं, who knows, it depends on war, but this definitely teaches कि patience रखना काफी important है in investing, because I was just we are just seeing SIP का लेटेस्ट वाला डेटा भी जो Feb 26 में आया था। तो जो SIP कॉन्ट्रीब्यूशन है, मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन का जो नंबर आता है, इट हैज रिड्यूस्ड इन Feb 26, जो 31,000 के आसपास था वो अभी 29,845 करोड़ आया है। तो यस, इट हैज रिड्यूस्ड ऑल्सो, जो सो विच इज जो डिसकंटिन्यूड है एज कम्पेयर टू न्यू रजिस्टर, वो भी यहाँ पे बढ़ा है, 76% हुआ है एज कम्पेयर टू 74% था इन लास्ट मंथ। तो SIP यहाँ पे इट इज शोइंग कि लोगों ने यहाँ पे डिसकंटिन्यू की है SIPs, रिटेल इन्वेस्टर्स ने। एंड इफ वी सी दिस चार्ट ऑल्सो, तो Feb 26 का अगर AUM जो है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का, वो हम कंपेयर करें विद Feb 25, तो 24% Feb 26 में डेट एज अ पार्ट ऑफ AUM था, जो Feb 25 में 26% था। बट यहाँ पे इंटरेस्टिंगली जो इंडेक्स फंड ETF जो है, जिसमें गोल्ड एंड सिल्वर के ETFs भी आते हैं, इट हैज इंक्रीज टू 18%, जो पिछले साल 16% का था। तो यस, इट इज शोइंग कि काफी ज्यादा फ्लोज यहाँ पे गोल्ड एंड सिल्वर में गए। डेफिनेटली वो मेटल की प्राइसेस भी बढ़ी है, उसका भी यहाँ पे इम्पैक्ट है, बट फ्लोज आर गोइंग देयर। तो इसका क्रक्स यही होता है कि असेट एलोकेशन एक की है। गोल्ड का प्राइसेस बढ़ रहा है, तो दैट डजंट मीन कि यू हैव टू इन्वेस्ट इनटू दैट ओनली। एक यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डालेंगे, कोटक के जो फंड मैनेजर है मिस्टर नीलेश शाह, उनका इंटरव्यू था रिसेंट में, तो उन्होंने भी यहाँ पे यही कहा है कि इक्विटी में एग्रेसिवली ज्यादा एलोकेशन मत लीजिएगा, कंसिडरिंग 2020 में जो कोविड का डिप हुआ था, उसके बाद मार्केट तो रिकवर कर गई थी। यस, हिस्टोरिकल लेवल, हिस्टोरिकल नंबर्स पैटर्न्स अगेन प्ले आउट करते हैं, बट जस्ट फोकस ऑन योर असेट एलोकेशन, ऐसी उन्होंने भी कमेंट्री दी थी। एंड गोल्ड की प्राइसेस बढ़ रही है, तो इट डजंट मीन कि यू हैव टू जस्ट बाय दैट बिकॉज गोल्ड एक्टेड एज अ सेवियर अर्लियर ऑल्सो कंट्री के लिए, तो वैसा नहीं है। असेट एलोकेशन पे फोकस कीजिएगा, एंड ऑल्सो एज पर योर रिस्क एपिटाइट यहाँ पे कॉल लेना इज इंपॉर्टेंट इनटू इक्विटी मार्केट करेंटली विद द वोलेटाइल मार्केट, बिकॉज लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स दे स्टार्टेड डूइंग इन्वेस्टिंग रिसेंटली, तो बुल मार्केट ही देखा है, तो इतना वोलेटिलिटी वी आर सीइंग नाउ। बट येस, एसेट एलोकेशन इज द की, एंड बिकॉज नो वन कैन प्रेडिक्ट हाउ थिंग्स विल पैन आउट, एंड कैसे आगे जाके स्टॉक मार्केट में रिएक्ट करेगा बिकॉज ऑफ ऑल दिस वॉर सिचुएशंस। तो आई होप आपको ये आज की ताजा खबर अच्छा लगा होगा विद दिस इंटरेस्टिंग फैक्ट। एंड ऑल्सो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि नॉइज यहाँ पे दूर रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिसेंटली हमारे ऑफिस में फ्रैंकलिन के CIO भी आए थे, तो उन्होंने एक ही यहाँ पे एक डिसएडवांटेज ऑफ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन कहा कि वी आर नाउ टेकिंग 80% ऑफ आवर टाइम इनटू इंफॉर्मेशन एंड 20% इनटू प्रोसेसिंग, विच शुड बी उल्टा। 20% इंफॉर्मेशन पे टाइम देना चाहिए, 80% प्रोसेसिंग पे देना चाहिए, टू जस्ट have key information in your mind. So with this thought, I'll just say thank you and have a great day ahead.